हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार। आज हम लोग एसएससी सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 1997 से लेकर अब तक एसएससी ने जो भी एग्ज़ाम कराया है उन सारे प्रश्नों का यहाँ संग्रह है। इस बुक में टोटल 13,500 प्लस प्रश्न हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को हम धीरे धीरे कवर करने का प्रयास करेंगे। आज का जो विषय होगा वो फिजिक्स का टाइप नंबर 2 होगा। इससे पहले हम हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के सभी प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिजिक्स में आज टाइप 2 में कौन कौन से टॉपिक आते हैं पहले उसे देखते हैं। देखिए, ये है फिजिक्स और इसमें टाइप 2 का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। और इसमें कार्य, बल, ऊर्जा, ऊष्मा और ध्वनि से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 2 के प्रश्नों से। देखिए, इतना सारा चैप्टर है और इन सारे चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा। इसका ऑप्शन 3 सही है। तो शीतलन प्रणाली सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर में शीतलन वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा होता है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि शीतलन में प्रायः फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है विकिरण। अगला प्रश्न है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है? डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ध्वनि कहाँ नहीं गुजर सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वात से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती है, क्योंकि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी यांत्रिक तरंग है, और इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस हो, द्रव हो और गैस। तो तीनों में से ध्वनि गुजर सकती है, लेकिन निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी नहीं हो, हवा तक भी नहीं, तो वहाँ से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग किस में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है? वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायु का दाब। वायु का दाब कितनों परिवर्तित होगा तो उसमें ध्वनि का परिवर्तन नहीं होगा। जबकि वायु का तापमान, वायु में नमी की मात्रा, ध्वनि के संचरण की दिशा में पवन, तो इससे ध्वनि परिवर्तित होता है। क्योंकि वायु का तापमान, तो वायु का तापमान बढ़ने से देखिए 1 डिग्री सी बढ़ेगा तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड इसका ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। अब दूसरी बात है वायु में नमी की मात्रा। तो देखिए, वर्षा वाला दिन में हम कोई भी सीटी और बजाते हैं, कोई भी आवाज़ लेते हैं, दूर तक सुनाई देता है। इसीलिए वायु में नमी की मात्रा होती है तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। और ध्वनि के संचरण की दिशा में पवन, तो देखिए ध्वनि की संचरण की दिशा में पवन रहेगा तो उसमें भी ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। लेकिन वायु का दाब बढ़ेगा घटेगा तो उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो इसका सही जवाब होगा विखंडन अभिक्रिया। विखंडन अभिक्रिया यह होता है कि जब एक भारी नाभिक 2 समान या विभिन्न आकार में टूट जाता है तो उसे कहते हैं विखंडन अभिक्रिया। और इसमें
यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि सबसे तेज यात्रा कहाँ करेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टील में। स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगा इस ऑप्शन के मुताबिक। अगला प्रश्न है, सेकेंड के लोलक की काल अवधि होती है। सेकेंडरी लोलक की काल अवधि कितनी होती है? 2 सेकेंड होती है। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सी पर। 4 डिग्री सी पर ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है लेकिन नीचे वाला पानी नहीं जमता है। इसका कारण होता है कि 4 डिग्री सी पर जो होता है पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, इसी वजह से। अगला प्रश्न है, अरे ये क्या हो गया? वही, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है जिसके कारण पहाड़ों पर जल का तापमान कम तापमान पर उबलता है, यानी कि वायु दाब कम होने से उसका क्वथनांक घट जाता है, वायु दाब अधिक होने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसीलिए पहाड़ों पर जल कम तापमान पर ही उबलने लगता है, ये प्रश्न में कहा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो इसका सही जवाब होगा -40 डिग्री। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना दोनों सेम ही होता है। तो इसको निकालने के लिए आप C/5 बराबर F -32/9 आप यहाँ पर रख दीजिए -40 डिग्री, या तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट को ले लीजिए -40 या ये सेल्सियस को -40 लीजिए, वो दोनों ये भी बराबर ही हो जाएगा। जैसे रखते हैं, देखिए -40/5 बराबर F -32/9, तो 5 8 40, कितना 5 8 40 और 9 8 72, तो ये हुआ -72 अब बराबर F -32। तो ये माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो इधर प्लस जोड़ दीजिए, तो इसका कितना घटेगा? तो 0 होगा, 40 होगा, यानी कि -72 में से 32 जोड़िएगा तो 40 आंसर -40 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख लिए -40 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना दोनों में सेम। अगला प्रश्न है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। अगला प्रश्न है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? शीतकाल में हैंडपंप का पानी क्यों गर्म होता है? तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। जैसे हम जानते हैं कि जब ही पृथ्वी के हम नीचे जाते हैं तो उसका दाब और उसका तापमान बढ़ता है, तो इसी वजह से ऊपर का तापमान कम हो जाता है जबकि ज़मीन के अंदर का तापमान अधिक रहता है, इसीलिए पानी हैंडपंप के अंदर जमा रहता है नीचे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ है प्रक्रिया, दूसरा तरफ है परिवर्तन।
तो देखिए वाष्पन, वाष्पन द्रव से गैस में परिवर्तित होता है। उसके बाद है ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित जो हो जाता है उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। अब है हिमीकरण, हिमीकरण होता है ठोस से द्रव, गलत, क्या लिखा है, हिमीकरण ये होगा द्रव से ठोस में, ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये पिघलना गैस से द्रव, तो ये सही नहीं लग रहा है, ऑप्शन ए लिया है। लेकिन क्या होता है ऐसे जान लीजिए, हिमीकरण होता है द्रव से ठोस में बदलना, और पिघलना तो ठोस से द्रव में बदलना। तो ये थोड़ा अजीब टाइप का है, रहने दीजिए। अगला प्रश्न है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो अभी शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी आवश्यक होता है। तो सर्दी के महीना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए सर्दियों में हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, इसमें क्या होता है, थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी चालकता उच्च होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, किसी तरंग की तीव्रता, किसी तरंग की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3, यानी 1 और 3 दोनों, यानी ऑप्शन 4 सही होगा। यानी व्युत्क्रम वर्ग का अनुगमन करती है, आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि, तो देखिए मेघ गर्जना सुनने पर अपना मुंह खोलता है जिससे कि क्या होता है कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, नहीं तो कान फटने की, कान की चदरा फटने की आशंका होती है। क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुक्त ऊर्जा में कमी। एक बार किसके बराबर होता है? एक बार किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10⁻³ पास्कल के। 10⁻³ पास्कल के बराबर होता है एक बार। एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है। एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है। उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा पारे का स्तर बढ़ने लगता है। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी डैश बढ़ जाती है। तो देखिए जब भी कोई पिंड वायुयान से गिराया जाएगा तो पहले शून्य अवस्था में, मतलब कि 0 वेलोसिटी होगा, वेग, लेकिन धीरे धीरे जब नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड जो ही बढ़ता है तो उसका त्वरण बढ़ता है। त्वरण के साथ ही स्पीड बढ़ेगा, जब भी स्पीड बढ़ेगा तो वो त्वरण लाएगा। अगला प्रश्न है, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। अगला प्रश्न है कि जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम क्या बदलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवधिक गति कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। ऊष्मा विकिरण का सामान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। ऊष्मा विकिरण का असामान्य लक्षण क्या है?
कि यह यात्रा करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश की गति के साथ। जल कैलोरीमीट्रिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? जल कैलोरीमीट्रिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तापमान बढ़ने पर घट जाता है। कृष्ण विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है? तो तापमान बढ़ने पर घट जाता है। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक है। विकिरण के प्रमात्रा क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो ये है मैक्स प्लैंक। ऑप्शन 3 सही है। जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किसमें देख सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। मानव शरीर में विकिरण यानी एक्स किरणों या गामा किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है? रैंड में मापा जाता है। ऑप्शन 4 सही होगा। गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ताजे पानी का हिमांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस युक्ति यानी साधन को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताप विद्युत पुंज। अगला प्रश्न है 3 सेंटीमीटर सूक्ष्म तरंगों की सेकेंड में दोलन की अवधि है। दोलन की अवधि है 1 × 10⁻10। शब्द इंसोलेशन यानी आपतन का अर्थ है आने वाली और सौर विकिरण। निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई यानी यूनिट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बल और बल आघूर्ण की इकाई एक ही होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की उच्चता आयाम पर निर्भर करती है। यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट की। ऊष्मा गति का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता किए किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किसे संबंध मामला है? ताप गतिकी का प्रथम नियम तो ये है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतन की दर निर्भर करती है इन सभी पर यानी बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर।
विकिरणकारी सतह की प्रकृति, विकिरणकारी सतह का क्षेत्र। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है? ताप बजट की सही व्याख्या करता है यह आगत विकिरण तथा निर्गत किए गए विकिरण का संतुलन है। एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गति ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? तो ये होती है गैस के परम ताप के अनुपात में। तरंगों का तीव्रता 25:9 है, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? उसके विस्तार का अनुपात होगा 5:3। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, ये रुद्धोष्म प्रक्रिया दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? कार्य एवं ऊर्जा के समान आयाम होते हैं। यदि ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन से 16 गुना हो तो उनका तदनुरूपी ध्वनि के वेग का अनुपात क्या होगा? सॉरी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1:4 होगा। निम्नलिखित परिणामों में से किसमें आयाम शेष तीनों से भिन्न है? शेष तीनों से भिन्न है कोणीय संवेग प्रति यूनिट द्रव्यमान। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? बर्नौली का सिद्धांत यह है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। अगला प्रश्न है सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? सुपर कूलिंग तो ये है हिमांक से नीचे। अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि डैश पानी से कम होता है, उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। निम्न में से कौन सा वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है? वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा। निम्न में से कौन सी सरल आवर्त गति का उदाहरण है? सरल आवर्त गति का उदाहरण है सरल दोलन गति। निम्न में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका है? ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका है कन्वेक्शन। अतिचालकता का पहला सिद्धांत निम्न में से कौन सा था? अतिचालकता का पहला सिद्धांत यह लंदन सिद्धांत। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर डैश तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। पानी का क्वथनांक निर्भर करता है वायुमंडलीय दाब पर। जब सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकिरण। निम्न में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवहन। परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है। यदि एक तरल पदार्थ का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में उसका तापमान कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक जितना समुद्र तल पर होगा उससे कम होगा। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? ऊष्मा ऊर्जा संग्रहित रहती है गतिज ऊर्जा के रूप में। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम के कारण। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बदलती है। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है?
सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है संलयन प्रक्रिया के द्वारा। किसी ऐसे ठंडे दिन में जब कक्ष का तापमान 15 डिग्री से होता है, पेन की धातु की कैप प्लास्टिक की तुलना में अधिक ठंडी क्यों हो जाती है, भले ही दोनों 15 डिग्री से समान तापमान पर रखे गए हो? तो इसका सही जवाब हो जाता है धातु ऊष्मा का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, जब नेट टॉर्क शून्य है तब डैश स्थिर हो जाएगा। जब नेट टॉर्क शून्य है तो कोणीय वेग स्थिर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्म लोहे के धातु कर्म में धीमे एवं समशीतन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं तापनुशीतन। निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो ये गामा किरण की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा डैश पर निर्भर होती है। ऊष्मा की प्रवाह तापमान पर निर्भर होती है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है? तो ये सूती कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 मीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। सॉरी। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सबसे आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। शुद्ध जल किस तापमान यानी फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? शुद्ध जल ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है ऊष्मा का उत्सर्जन। जब एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान पिच को कौन निर्धारित करता है? ये निर्धारित करता है आवृत्ति। अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग किस द्रव को डैश शीतल करना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमांक से नीचे। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति कम होती है। अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाला कोई वस्तु अंततः जमीन पर पहुंच कर रुक जाता है तब होता है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 90। एक घड़ी की कमानी में डैश ऊर्जा होती है। एक घड़ी की कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। दो निकायों के मध्य के प्रवाह की दिशा निम्न में से किस पर निर्भर करती है? ये उनके तापमान पर निर्भर करती है। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है। इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है अवशोषण। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो जब जल जम जाएगा तो उसका घनत्व घट जाता है, इसीलिए बर्फ पानी पर तैर जाती है। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। घर्षण निम्नलिखित में से किसमें कम किया जा सकता है? तो घर्षण सतहों को चमकदार करके
और उसके बाद असंनिग्ध कार्यों के प्रयोग द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत डैश है। पारा थर्मामीटर के सिद्धांत कार्य करने का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। यही सिद्धांत पर वो पारा थर्मामीटर काम करता है। एक झील की सतह का पानी जमने ही वाला है। एक झील की सतह का पानी जमने ही वाला है। झील के निचले सतह पर पानी का तापमान क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सी होगा। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो ये विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का उपयोग वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो ये है पास्कल का नियम का अनुप्रयोग। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को डैश कहते हैं। 20 हर्ट्ज से ध्वनि की आवृत्तियों को कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि। कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घर्षण बल। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की सतह के लंबवत बल लगने वाले को कार्य करते हैं। एक थर्मामीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। एक थर्मामीटर का उपयोग ताप को मापने के लिए किया जाता है। 30,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। चमगादड़ द्वारा किस प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है? चमगादड़ द्वारा अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न होता है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 4 सेकेंड तक बल लगने से वस्तु का वेग 12 मीटर प्रति सेकेंड 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। 12 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो इस बल की गणना कीजिए। तो देखिए बल बराबर होता है F बराबर m, ए बराबर होता है V/u/t। तो देखिए अब क्या है, इसे द्रव्यमान है m है तो 5, अब गुना समय है 4 सेकेंड और उसके बाद भी है 20, तो 20 में से 12 घटा दीजिए तो हो गया 8। तो 4 दूनी 8 यानी 10 इसका सही जवाब होगा। 5 दूनी 10, 107 का 2 10 न्यूटन होगा। 20 वाट अनुपातांक वाले तंतु द्वारा मुक्त ऊष्मा कितनी होगी यदि 2 सेकेंड के लिए चालू रखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों को गुणा कर दिए 40। अगला प्रश्न है 109। ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.1 सेकेंड है तो इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए आवर्तकाल यानी कि आवृत्ति का उल्टा होता है। तो आवृत्ति n बराबर आवर्तकाल 1/λ। तो ऐसे ही रखिए। तो 1/0.01, तो ये 2 जीरो ऊपर कर दीजिए तो 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो? तो इसको लिए क्या करते हैं, फाई बराबर mgh करते हैं। तो यहाँ m है 25, उसके बाद g है 10 और h है 5, सबको गुना कर दीजिए। 25 पचे 125, 125 प्रयोग 0 यानी 1250 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 10 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती? तो सबको गुना कर दीजिए, वही बात है फाई बराबर mgh यानी 50 गुना 10 गुना 10, तो ये हो गया कितना 5000। तो आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य 5 मीटर तथा वेग 500 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो भी बराबर होता है
एन लेमडा। तो आवर्तकाल पूछ रहा है ना, तो लेमडा इसका 0.1 होगा, इसको बाद में देखा जाएगा। अगला प्रश्न है 6 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर बल लगाने से यह 3 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड से 18 मीटर प्रति सेकेंड त्वरित होता है, तो बल का परिणाम वही बात है, F बराबर एम ए होता है, F बराबर एम ए। तो उसी ए बराबर होता है V/U/T। तो 6 - 3, अब कितना सेकेंड लगता है, हाँ ये 18 - 6। तो देखिए 6, 18 में 6 गया 12, अब बटे 3, 3 चौका 12, 6 चौक 24, इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है औसत डैश को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल किए गए समय से परिभाषित कर प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति। अगला प्रश्न है यदि 1000 न्यूटन पर नोद 5 वर्ग मीटर क्षेत्र पर लगाया जाता है तो दाब की गणना कीजिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 200। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा तो कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, तो यहाँ 3.6 आना चाहिए। किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल लगाने के समय का गुणनफल वस्तु के डैश में परिवर्तन के बराबर होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी P बराबर mv। डैश तरंग में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करता है। ध्वनि के संचरण को किसी माध्यम में डैश परिवर्तन के संचरण की तरह देखा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाब। दाब परिवर्तन के संचरण की तरह देखा जाता है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगें जिस माध्यम में गमन करती हैं उस माध्यम के कणों का अधिक घनत्व अधिक डैश उत्पन्न करता है तथा इसकी विपरीत क्रम में भी देखने को मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121 शक्ति P, प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा P बराबर I² R। अगला प्रश्न है ऐसे ये क्यों ऐसा होता है, तो आप जानते हैं P बराबर VI होता है। अब V बराबर होता है IR, ये ओम का नियम से, तो V के जगह पर IR रख दीजिए गुना I, तो I² R हो गया, ऐसे होता है। अगला प्रश्न है 122, क्वेश्चन नंबर 122 डैश ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 डिग्री C है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया, तो इसका सही जवाब होगा विलियम थॉमसन, ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। डैश के अनुसार दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पास्कल का सिद्धांत। पवन चक्की यानी टरबाइन डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है पवन चक्की या टरबाइन। वाष्पीकरण और दर्पण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है। वाष्पीकरण और दर्पण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो
तो ये कहा जाता है आसवनीकरण। क्वेश्चन नंबर 128, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तैराक को पानी में तैरने के लिए उत्प्लावक बल मदद करता है। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो डैश आवृत्ति की होती हैं, तो ये होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। एक अश्वशक्ति लगभग डैश वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर। डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। एफिल टावर को और अधिक लंबा कौन करता है? तो ये तापीय। भौतिकी में कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एवोगाड्रो का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है, ये असत्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 135 और टोटल 143 प्रश्न है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 136। टॉर डैश की एक इकाई है। टॉर इकाई है दाब की। ऊर्जा के मापन की इकाई को पहचाने। ऊर्जा की मापन की इकाई क्या है? जूल है। दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री सेंटीग्रेड में यह अंतर कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54। मिल्कन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति में किस श्रेणी में नहीं आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थिर चुंबकीय। निम्नलिखित में से किसके कंपन विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। अगला प्रश्न है एक अश्वशक्ति लगभग डैश वाट के बराबर होती है। एक अश्वशक्ति बराबर होती है 746 वाट के बराबर। 142 निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवहन यानी कन्वेक्शन। अब अंतिम प्रश्न, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इन क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से एजुकेशन लवर विपिन टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आपको मालूम है 7 से 8 के बीच प्रत्येक दिन एक वीडियो मिलता है, तो लगातार मिलता ही रहेगा, बशर्ते कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, बाय।